जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कराया गया, व्याख्या भी बताया गया। वैसे ही आज का भी क्लास आपको कराई जाएगी, तो लास्ट तक सेशन में जुड़िए और क्लास को करिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए, क्वेश्चन को हम कराते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, अब आप लोग क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग इसका जवाब करिए, क्या इसका आंसर होगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ध्यान दीजिए साथियों, मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और नीति निर्देशक की बात की जाए साथियों, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है, आप लोग याद रखेंगे। और संवैधानिक उपचारों की बात की जाए साथियों, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रस्तावना को कहा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के कथन के अनुसार पूछा जाता तब आप लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार को करते हैं। लेकिन जब यहाँ भारतीय संविधान के किस भाग को बोला जाता है तो आप लोग प्रस्तावना आंसर करेंगे, तो आपका फर्स्ट का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए इसके बारे में। वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था, लेकिन सामान्यतः प्रस्तावना को साथियों संविधान की आत्मा और कुंजी माना जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ रोचक तथ्य देखिए। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आपका शब्द 1976 में 42 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप लोग इसका जवाब करिए, क्या इसका आप लोग जवाब करेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है साथियों, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सब नारा आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, सेकंड का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में, आप लोग बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर करेंगे। विश्व का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है? सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त या टोंगा गर्त या प्यूर्टो रिको गर्त? बताइए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? आप लोग इसका जवाब करिए। ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्व का सबसे गहरा गर्त की बात की जाए, आप लोग मेरियाना गर्त करेंगे। आपका थर्ड का आपका बी आपका सही हो जाएगा। साथियों, मेरियाना गर्त की बात की जाए तो इसकी यह प्रशांत महासागर में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और जिसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी गहराई की बात की जाए, 11,034 मीटर लगभग इसकी गहराई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका 8848 मीटर है, लेकिन यहाँ मेरियाना गर्त की बात की जाए तो 11,034 मीटर है। आप लोग इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। और इसकी गहराई की बात की जाएगी तो 11,034 मीटर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या करेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया?
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये भी याद रखिएगा, जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मठ की भी स्थापना किया था, आप लोग याद रखेंगे। तो फोर्थ का आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए यह आह्वान किया था। रोचक, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का यदि बचपन का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम कौन से स्थल से होता है, कौन से राज्य से होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नर्मदा नदी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। नर्मदा की बात की जाए साथियों, यह मध्य प्रदेश से निकलती हैं। गोदावरी की बात की जाए साथियों, यह महाराष्ट्र से निकलती हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। और पहाड़ी की बात की जाए साथियों तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं, आप लोग याद रखेंगे। यह नदी भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। साथियों, सभी नदियां जो होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन आपकी नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये सब नदियां साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यह जा करके आपका अरब सागर में गिरती हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पर गिरेंगी? तो अरब सागर में गिरती हैं। जो नदी आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी वह नदी आपका अरब सागर में गिरेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब, संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। संविधान में साथियों ध्यान दीजिएगा, भाग 2 पार्ट 2 में भारत की नागरिकता की बात की गई है और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच नागरिकता की बात की गई है। और कहाँ से नागरिकता को लिया गया है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, आपका ब्रिटेन से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों को लिए गई है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अमेरिका से बात किया जाए साथियों तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा आपका ब्रिटेन से लिया गया है, तो 6 का आप लोग बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। भारत संघ में राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती, यह व्यवस्था ब्रिटेन यूके से ली गई है। और ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अमेरिका में बात की जाए तो राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता की प्रावधान की गई है, लेकिन भारत में साथियों एक ही नागरिकता की प्रावधान है। सिर्फ आप भारत की नागरिक बनेंगे, न कि किसी राज्य का, न किसी के डिस्ट्रिक्ट का। तो आप केवल यहाँ पर एक ही नागरिकता की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर करेंगे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात की जाए साथियों तो आपका बुध आंसर हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। देखा जाए साथियों तो बुध सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है और यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जो सूर्य की परिक्रमा होता है साथियों, ये सूर्य की परिक्रमा जो बुध है सबसे कम समय में पूरा करता है। तो ये पृथ्वी क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा साथियों, बुध ग्रह का अपना कोई उसका उपग्रह नहीं है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को करिए और जवाब दीजिए।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? गायत्री मंत्र की बात की जाए साथियों, इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए इसके बारे में देख लीजिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। जिसकी रचना की बात की जाए तो ऋषि विश्वामित्र ने की थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को करिए और इसका जवाब दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई। ध्यान दीजिए साथियों, ये जो चारों ऑप्शन दिया है आपके एग्जाम के लिए, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 अप्रैल की बात की जाए साथियों, तो इस दिन आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 5 जून को क्या मनाया जाएगा साथियों? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ओजोन दिवस की बात की जाए साथियों तो आप लोग 16 सितंबर करेंगे। और 11 जुलाई को विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो 9 का आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देख लीजिए इसके बारे में। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, रोचक तथ्य में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आपका 1974 में मनाया गया था। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका आप लोग जवाब करिए। बीरबल, अबुल फजल, फैजी या टोडरमल? बताइए अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अकबर की जीवनी लिखी है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक ग्रंथ था इसी का, आईने अकबरी जिसे बोला जाता है, इसी ग्रंथ का तीसरा और एक महत्वपूर्ण भाग है। आईने अकबरी साथियों अकबरनामा का ही एक ग्रंथ है, इसके तीसरा ग्रंथ है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस तीसरे ग्रंथ का एक भाग है आपका, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आईने अकबरी आपका इसी ग्रंथ का तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है, आप लोग ध्यान देंगे, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। चलिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आइए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन जनक की बात की जाए साथियों, तो देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी, इसको काट दीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की थी, जो आधुनिक नगर निकायों की शुरुआत की, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है, क्योंकि उसने स्थानीय स्वशासन जनक की स्थापना किया था, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को करिए। कांडला बंदरगाह या पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कांडला बंदरगाह की बात की जाए यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो 12th का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांडला आपका गुजरात में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह बंदरगाह भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है, यह आप लोग याद रखिएगा। एक जिले की बात की जाए तो कच्छ जिला में स्थित है और व्यापारिक केंद्र के लिए एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है आपका कांडला बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आपसे करंट से जोड़ करके इस बंदरगाह को पूछ लेगा कि कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए क्या इसका आंसर करेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है। साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको उसको निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष साथियों देखिए यह मतदान करने की उम्र है। मतदान करने की उम्र की बात की जाएगी साथियों तो 18 वर्ष होता है। और पंचायत की चुनाव लड़ने की बात की जाएगी, पंचायत की चुनाव लड़ने की साथियों बात की जाए तो 21 वर्ष की आयु होनी आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा की बात की जा रही है तो लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और 30 वर्ष की बात की जाए साथियों तो राज्यसभा की होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए साथियों 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। और 18 वर्ष जो आयु साथियों किया गया है, संविधान संशोधन पूछे तो यह भी लिख लीजिएगा। 61 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा उम्र आपका 21 से घटा करके 18 कर दिया गया लोकसभा और पंचायत में चुनाव मतदान के लिए। आपका लोकसभा और विधानसभा में चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आपका 61 नंबर अमेंडमेंट 1989 के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो 13 का आपका सी आपका सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। 25 वर्ष आपकी लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। भारत का नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, मैंने आपको बता दिया। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, मैंने ये भी आपको बता दिया है। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। कबीर के गुरु कौन थे, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। तो कबीर के गुरु की बात की जाए साथियों तो यह आपके रामानंद थे, इसे आप लोग ध्यान देंगे। कबीर के गुरु आपके रामानंद थे, तो 14 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वामी रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार किया था। कबीर की रचनाओं का संग्रह आपका बीजक कहलाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीजक क्या है, तो कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है उसे ही बीजक कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, किबिथू या गुहार मोती। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात की जाए तो यह आपका इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट जो है साथियों सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। और किबिथू की बात की जाए तो सबसे आपका पूर्वी पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी आपका ईस्ट में आपका सबसे पूर्वी पॉइंट की बात की जाएगी तो किबिथू होगा। और स्थित कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और देखा जाए साथियों गुहार मोती ये आपका सबसे पश्चिमी है, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि स्थित है आपका गुजरात में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इंदिरा पॉइंट की बात की जाए साथियों ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, निकोबार में। मैंने 3 आपको बता दिया। दक्षिण की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट, पूर्व की बात की जाएगी तो किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में, और गुहार मोती आपका गुजरात में, वेस्ट में आपका गुजरात में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देख लीजिए पूर्व नॉर्थ की बात की जाएगा तो इंदिरा काल, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक इंदिरा पॉइंट है एक इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल की बात की जाए साथियों ये सबसे उत्तरी बिंदु है, जो आपका सबसे उत्तरी बिंदु है जो आपका लद्दाख में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट का बड़ा हिस्सा समुद्र में आपका डूब गया था, ऐसा है कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या सतर्कता आयोग। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नीति आयोग की गठन आपका
1 जनवरी 2015 को होता है आपका योजना आयोग के जगह पर। और योजना आयोग के भी अध्यक्ष आपके पीएम होते हैं और आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके पीएम ही होंगे। तो 16 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की बात की जाए साथियों, वित्त आयोग की आर्टिकल पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए आप लोग। प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको कौन सा कल काजीरंगा कराया था और आज गिर राष्ट्रीय उद्यान करा रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ हो गया, एशियाई शेर हो गया, एक सींग वाला गैंडा या हाथी? 17 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब करेंगे? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका एशियाई शेर के लिए फेमस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने कल एक सींग वाला गैंडा के लिए क्या बताया था? काजीरंगा बताया था। काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 17 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर उद्यान के लिए बात किया जाए साथियों, ये आपका गुजरात में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जो आपका एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। 1965 में वन्य जीव अभयारण्य इसे घोषित किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आपका गुजरात राज्य में स्थित है और एकमात्र है आपका प्राकृतिक आवास एशियाई शेरों के लिए, और आपको 1965 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए। आप लोग क्या जवाब करेंगे? दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना साथियों अकबर के द्वारा किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और एकमात्र हिंदू जो दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपका बीरबल था, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया वो आपका बीरबल था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 18 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिला करके 1582 में इस नवीन धर्म की शुरुआत की थी। दीन इलाही को शुरुआत आपका अकबर ने 1582 में किया था, और बीरबल आपका एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोग जवाब दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू थी। पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए सरोजनी नायडू, और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की, यह भी ध्यान दीजिएगा। और पहली महिला सीएम की बात की जाएगी, वह भी आपकी उत्तर प्रदेश की थी, जो सुचेता कृपलानी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, आप लोग ध्यान दीजिए। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग इसका जवाब करिए। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। ध्यान दीजिएगा साथियों, नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदी हैं जो आपकी कहाँ पर गिरती हैं? आपका अरब सागर में गिरती हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरब सागर में ये नदियां गिरती हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। और ये नदियां आपका ध्यान दीजिएगा पूर्व से आपका पश्चिम की ओर बहती हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपका सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी आपका साथियों आपका कौन सा हो जाएगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन डेल्टा। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
21 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो देखिए आर्टिकल 14 में साथियों विधि के समझ समानता की बात की गई है, और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है साथियों, और आर्टिकल 21 में निजता की अधिकार की बात की गई है, राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, और आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात की गई है। इसके हनन होने पर आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और यदि हाई कोर्ट जाना है साथियों तो ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो आपका 21 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट आपका 5 प्रकार के होते हैं, आपको किसी नेक्स्ट क्लास में हम 5 रिट को करा देंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। कनिष्क किस वंश का महान शासक था? कनिष्क किस वंश का महान शासक था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या वर्धन वंश? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कनिष्क की बात की जाए तो एक कुषाण वंश का मुख्य शासक था, और इसी के समय साथियों बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति आपका कनिष्क के समय में ही हुआ था, ये जो कुषाण वंश का शासक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसके बारे में, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। मैंने आपको बताया शक संवत की शुरुआत इसी के द्वारा हुई थी। शक संवत की शुरुआत आपका कनिष्क के समय में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति आपका जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसी के शासन काल में हुआ था। शक संवत ही आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया साथियों, यही आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन का, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, टाइटन, गैनीमेड या फोबोस? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो ये आपका गैनीमेड हो जाएगा। 23 का आपका सी इज द राइट आंसर। देखिए गैनीमेड के बारे में आप लोग थोड़ा सा, गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह मैंने आपको क्या बताया, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह होता है। और गैनीमेड के बारे में देखिए, गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है, और आकार में साथियों बुध से भी बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह के नाम की बात की जाए तो टाइटन है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या बाबा आमटे? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भूदान आंदोलन की बात की जाए यह आपका विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो 24 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की बात की जाए साथियों तो असहयोग आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। तो आपका भूदान आंदोलन लेकिन विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, ध्यान दीजिएगा पोचमपल्ली गांव से स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए यह शुरू किया था। 1951 में बात की जाए तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे पूछ लेता है एग्जाम में कि विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन करिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। भारत में गुलाबी शहर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो बताइए 25 का क्या जवाब होगा? तो पिंक सिटी साथियों जयपुर को कहा जाता है। तो 25 का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर को अपनी गुलाबी पत्थर की इमारतों के कारण यह नाम मिला है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। ध्यान दीजिएगा, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में 1876 में प्रिंस ऑफ सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुतवाया था, उसे ही पिंक सिटी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, आज एक 25 क्वेश्चन एसएसटी के थे यूपी टेट के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है। चलिए फिर मुलाकात होगी इसके थर्ड पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद।